नमस्कार। आज के पेडागोजी ऑफ साइंस टॉक का टॉपिक है साइंस रिलेटेड सोशल एंड एथिकल इश्यूज, इंक्लूसिवनेस इन लर्निंग। मीनिंग कि हम जान पाएंगे कि वो कौन सा सोशल एंड एथिकल इश्यूज हैं जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और हम साइंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान इन इश्यूज के प्रति बच्चों को कैसे अवेयर कर पाएंगे। इथिक्स ग्रीक वर्ड इथोस से आया है, जिसका मतलब होता है कस्टम और बिहेवियर। अरस्तु ने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था। वेस्टर्न कंट्रीज में इथिक्स तब एक मेजर टॉपिक बन जाता है जब वहाँ सोशल वैल्यूज और इंडिविजुअल वैल्यूज के बीच अंतर संबंध या फिर इनकी सोसाइटी में हायरार्की को लेकर के डिबेट स्थापित किया जाए। इथिक्स को आज के दिनों में मोरल्स से भी जोड़कर देखा जाता है। मोरल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड मोस और मोरिस से आता है, और इसका भी मतलब होता है कस्टम और बिहेवियर ही। जॉन जीमैन, जो कि काउंसिल फॉर साइंस एंड सोसाइटी के भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, वो इथिक्स के बारे में बताते हैं कि जब सोसाइटी में जो सोसाइटी के अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज होते हैं वो न्यू रियलिटीज से जब उनका टकराव होता है तो उस दौरान जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, उनमें डिफरेंट ओपिनियंस जनरेट होते हैं, और इथिक्स इन डिफरेंट ओपिनियंस के बीच में सहमति का निर्माण करता है, इनके बीच से होकर के एक रास्ता बनाता है। ट्रेडिशनल वैल्यूज जो होते हैं किसी भी सोसाइटी में, यदि वो ब्रेक नहीं होते हैं, वो इंश्रिंड रहते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो सोसाइटी स्टैटिक सोसाइटी कहलाता है। और यहाँ के जो वैल्यूज होते हैं वो वेल कोडिफाइड होते हैं, और ये कोडिफिकेशन जो होता है वो जनरली वहाँ के रिलीजन या ट्रेडिशंस करते हैं। इस तरीके के हम बहुत सारे एंशिएंट सोसाइटीज देख सकते हैं जो कि स्टैटिक हैं, उनमें कोई चेंजिंग बहुत सालों तक नहीं आया है। यदि किसी भी सोसाइटी में डायनेमिज्म लाना होता है, कैसे सोसाइटी डायनेमिक्स होता है, तो इस प्रकार देख सकते हैं हम कि यदि कोई सोसाइटी वार्स, इन्वेशंस या फिर न्यू कल्चर और रिलीजन से परिचित होता है, वहाँ रिवोल्यूशंस हो, वहाँ पर नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो साइंटिफिक प्रोग्रेस के द्वारा, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सोसाइटी डायनेमिक होते जाता है। मीनिंग कि ट्रेडिशनल वैल्यूज में कुछ न कुछ बदलाव हमेशा देखने को मिलता है। तो आज का एक मुख्य प्रश्न हमारे पास ये उठता है कि व्हाई डिस्कशन ऑन एथिक्स इज नेसेसरी विद इन डोमेन ऑफ साइंस एंड ऑल्सो आउटसाइड इट्स डोमेन। और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोसाइटी के बीच में, सोसाइटी में भी जो है इथिकल डायमेंशन पे डिस्कशन क्यों होना चाहिए, आखिर ये क्या हमारी मजबूरी है। तो उससे जुड़े हुए हम कुछ हिस्टोरिकल केस स्टडीज लेते हैं, जैसे केस स्टडी 1। इसमें हम जान पाएंगे कि सोसाइटी के अंदर ही साइंटिफिक नॉलेज के एप्लीकेशन को लेकर के इथिकल डिस्कशंस क्यों होने चाहिए। इसके लिए हम केस स्टडी 1 देखते हैं। 1600 ईस्वी में उस समय के तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था द्वारा इटालियन मॉन्क जॉर्डानो ब्रूनो को जला करके मार दिया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि फिलॉसफी और साइंस में मुक्त विचारों को प्रधानता मिले और रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा स्थापित ट्रेडिशनल वैल्यूज में कुछ बदलाव किया जाए और नए नॉलेज को एक्सेप्ट किया जाए। तो हमें जानना चाहिए कि क्या इतना रिजिडिटी सही है किसी सोसाइटी में। ये सोशल इशू हमें समझना पड़ेगा कि साइंस के द्वारा जो प्रोग्रेस होता है वो तभी हो पाएगा जब हम
डिस्कशन करें, और डिस्कशन हम इथिकल डायमेंशंस को लेकर कर सकते हैं, और इसके लिए जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको आगे आना चाहिए। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर ही, मतलब साइंस का जो अपना डोमेन है उसके अंदर ही इथिकल डायमेंशंस पे कोई डिस्कशन होना चाहिए? तो रिसर्च इथिक्स को लेकर ही हम एक केस स्टडी लेते हैं। यहाँ पर मोरालिटी ऑफ चार्ल्स डॉसन पर एक केस स्टडी है। चार्ल्स डॉसन एक अमेच्योर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और पैलियोंटोलॉजिस्ट थे जो 1864 में जन्म लिए थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण डिस्कवरी था जो 1912 ईस्वी में आया, जब डॉसन ने सभी के सामने मनुष्य जैसा दिखने वाला खोपड़ी और जबड़े को पब्लिकली प्रदर्शित किया। चूंकि वो खुदाई करते थे और खुदाई के बाद उन्होंने लोगों के सामने दिखाया कि मुझे यह ह्यूमन लुकिंग स्कल एंड जॉबोन मिला है, और उन्होंने इसको पूरी तरीके से कन्विंस किया सभी लोग को कि ये मनुष्य और बंदर के बीच का कड़ी है, उसको जोड़ता है, और उन्होंने उसका नाम रख दिया पिटडाउन। इस आधार पर उनको काफी ख्याति मिला। ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि उस समय उन पे डाउट करते थे, बट उन्होंने इस तरीके से कन्विंस किया कि लोगों ने आखिर मान ही लिया। तो इस आधार पे उन्हें ब्रिटिश जियोलॉजिकल सोसाइटी का फेलोशिप मिला। ब्रिटिश म्यूजियम ने उन्हें ऑनररी कलेक्टर का टाइटल दिया। इंग्लिश न्यूज़पेपर द ससेक्स डेली ने उन्हें विजार्ड ऑफ ससेक्स का तमगा दिया। 1949 ईस्वी में केनेथ ऑकली, जो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने उस स्कल पे फ्लोरीन एब्जॉर्प्शन टेस्ट किया। तो उन्होंने पाया कि यह जो स्कल है वो महज 500 साल पुराना है, न कि 5 लाख साल पुराना। पर उन्होंने उस समय ज्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने समझा कि हो सकता है कि डेट में गड़बड़ी हो, और उन्होंने मान लिया कि यह स्कल जो है जो जैसा कि डॉसन बता रहे हैं वो वैसा ही है। परंतु 1953 ईस्वी में जोसेफ वेनर, जो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन्होंने एक पैलियोंटोलॉजी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया, और उन्हें डॉसन के पिटडाउन पर कुछ डाउट हुआ। इस डाउट को लेकर वो अपने प्रोफेसर, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, विल्फ्रेड एडवर्ड ली ग्रॉस क्लार्क से मिले। उन्होंने भी इस पे सोचना चालू किया, और फिर ऑकले से भी वो सभी मिले, और इन लोग मिल करके फिर से रिसर्च किए। तो रिसर्च के बाद उन्होंने ये पाया कि ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड था। जो स्कल दिखाया गया था वो स्कल मेडिएवल ह्यूमन का था। जॉबन जो थे वो ऑरिंगटन के थे, टीथ जो थे वो चिंपैंजी के थे, और केमिकल्स का इस्तेमाल करके इन सभी को इस तरीके से जोड़ा गया था कि वो काफी पुराने भी लगे और एकदम वो सही एक यूनिट में लगे। इसके बाद डॉसन के करीब करीब 38 रिसर्चेज पर लोगों को डाउट हुआ, और साइंटिफिक कम्युनिटी ने बड़े स्तर पर रिसर्च आरंभ किया, और उन्होंने पाया कि वो सभी फ्रॉड थे। इस आधार पर साइंटिफिक कम्युनिटी को उस समय बहुत झटका लगा, और जितने भी अवार्ड थे वो सब वापस कर लिए गए, और डॉसन को इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। पर
हमारे पास प्रश्न है कि हमारे पास क्या साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर भी एथिक्स होना चाहिए, और हम अपने स्टूडेंट्स को फंडामेंटल क्लासेस में ही किस प्रकार इन एथिक्स से परिचय बना पाएंगे। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के दौरान कौन से ऐसे इथिकल इश्यूज हो सकते हैं जिस पे डिस्कशन की आवश्यकता है। इसके लिए साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ पब्लिक डिस्कशंस, पब्लिक के बीच खुद का पब्लिक डिस्कशंस, साइंटिफिक कम्युनिटी के बारे में साइंस और टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को लेकर के डिस्कशंस, क्या इनकी आवश्यकता है। तो हमारा केस स्टडी ऑफ 3 जो है, ये हायरार्की ऑफ वैल्यूज के आधार पर ये एथिकल डिस्कशंस क्यों होने चाहिए उस पर बेस्ड है। जैसे कि हम सभी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से परिचित हैं, जिनका यूज करना मेडिकल बेनिफिट्स के लिए अनैतिक माना जाता है। इस पर रिसर्च आरंभ हुआ था, पर इसके जगह पर एडल्ट स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और साइंटिफिक कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके लाखों पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है। सेल ट्रांसप्लांट सर्जरी द्वारा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का यूज करके पार्किंसंस या डायबिटीज जैसे बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि पार्किंसंस की बीमारी में डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका रिप्लेसमेंट यदि कर दिया जाए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से, तो काफी तेजी से सुधार देखा जा सकता है। उसी तरीके से डायबिटीज के केस में पैनक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं उनको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो मरीज काफी तेजी से ठीक हो सकते हैं। पर इसके यूज को लेकर के बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाया है, तो पूरी एक्यूरेसी से इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह कितना इफेक्टिव है और इससे हेल्थ को क्या अन्य ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, क्या हेल्थ को नुकसान भी पहुंच सकता है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न का जवाब अभी साइंटिफिक कम्युनिटी पूरी तरीके से नहीं दे सकती। बट हमारे पास एक प्रश्न है कि क्या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को अनैतिक कहने वाले लोग जो हैं वो ह्यूमन वैल्यूज को जोड़ते हैं, और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसके पोटेंशियलिटीज को देखता है बीमारियों को ठीक करने में। अब यहाँ पर हायरार्की ऑफ वैल्यूज के बीच में जंग है, और हम किस ऑर्डर में इन वैल्यूज को रखते हैं इसके लिए इथिकल डिस्कशंस का होना काफी आवश्यक है। हम कौन सा रास्ता चुनें, इसके लिए साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर में, पब्लिक डोमेन में इथिकल डिस्कशंस होने चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी मानता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को भरण पोषण करने के लिए, उनके खान पान के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का पैदावार करना चाहिए। इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो मानते हैं कि इससे हमारे पर्यावरण में असंतुलन आएगा।
यहाँ भी हायरार्की ऑफ वैल्यूज हैं, हम कौन सी वैल्यूज का चुनाव करें और किस आधार पर करें, इसके लिए डिस्कशंस, एथिकल डिस्कशंस होने चाहिए। इसी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज, जो अभी अमेरिका द्वारा एडिज इजिप्टी मॉस्किटोज को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके फीमेल एडिज, जो कुछ वायरस जनित या फाइलेरिया जैसे रोगों को संक्रामक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनको खत्म करने के लिए करीब 15,000 जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को छोड़ा गया है। अब कुछ लोकल्स ऐसा मानते हैं कि इससे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पर भी एक इथिकल डिस्कशंस होना चाहिए कि आखिर कौन सा इथिक्स हम चुने। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू को हम प्रधानता दे रहे हैं। इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, किसी भी कंट्री के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का वहाँ के जीवन यापन के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी वगैरह के यूज करना कितना फायदेमंद होता है, ये सब परिचित है। बट जब उससे हम युद्ध के समान बनाते हैं तो उस समय इस न्यूक्लियर एनर्जी को बॉम्ब के रूप में इस्तेमाल करने में कितना घाटा है, इस पर भी डिस्कशंस हुए हैं। तो ये इसी तरीके के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे कि साइंटिफिक कम्युनिटी में या साइंटिफिक कम्युनिटी से बाहर जो पब्लिक डोमेन है उसमें इथिक्स पर आधारित डिस्कशन, डिबेट्स होते रहते हैं और होने भी चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इथिकल डिस्कशंस को यदि हम देखें तो 1950 से 1960 इस समय जो इथिकल डिस्कशंस होते थे उनका आधार ये होता था फिजिक्स या इंजीनियरिंग से नए नए युद्ध के जो वेपन्स हैं उसको हम कैसे तैयार करें और उनका कैसे यूज करें। 1970-1980 के दशक में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज थे उस पे इथिकल डिस्कशंस का फोकस रहता था। आज के डेट में जैसे कि हम कोरोना जैसी बीमारियों से अभी लड़ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है, तो इस समय अगर देखा जाए तो इथिकल डिस्कशन का आधार जो है वो प्रोग्रेस इन बायोलॉजी है और इसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पर क्या है, क्योंकि हम बराबर सुनते रहते हैं बायोवार्स, जैव हथियार। तो ये अब आज के डेट का सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन बन चुका है। 19th सेंचुरी के जो शुरुआती साल थे उनमें जो एकेडमिक रिसर्च थे यूनिवर्सिटीज में वो काफी तेजी से हुए। साइंटिफिक कम्युनिटी ने उनको नाम दिया प्योर रिसर्च। उस समय साइंटिफिक जो कम्युनिटी था उनका मानना था कि हम साइंस का नॉलेज ढूंढ कर देते हैं, आप इसका कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आप इसका कैसे टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस करते हैं, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस समय की इनकी विचारधारा को न्यूट्रलिटी ऑफ साइंस के नाम से जाना गया और उनका कहना था कि जो एडवांसमेंट होता है नॉलेज में, इसको नॉलेज का एडवांसमेंट है, नॉलेज आगे बढ़ रहा है तो हम इसको गुड या बैड नहीं मान सकते। तो हम अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से 19th सेंचुरी में साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर में इथिक्स जो था वो कैसे प्रिवेल करता था, उनका खुद का मोरल क्या था। तो वो न्यूट्रलिटी ऑफ साइंस को मानते थे। उस समय जो इंडस्ट्रियल रिसर्च थे उनका तो मेन मकसद था न्यू प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करना, वो इसके लिए साइंटिस्ट को फंड भी देते थे और उससे प्रॉफिट्स प्राप्त करना।
और उन्होंने ये मान लिया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होता है इथिकल प्रॉब्लम्स का वो हमारा है, कंपनी का है, उससे साइंटिस्ट का कोई वास्ता नहीं था। और जो साइंटिस्ट भी इंडस्ट्रियल रिसर्च में लगे थे उनका भी ये मानना था कि ये हमारा इशू नहीं है, ये कंपनी समझता है, और कंपनी क्या है वो प्रॉफिट पे उसका ध्यान है। तो एज ए रिजल्ट जो भी इथिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड डिस्कशंस थे वो दोनों ही साइंटिफिक कम्युनिटी से और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी से, दोनों से ही एब्सेंट था। मीनिंग कि शुरुआती जब साइंस तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था तो इथिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सोसाइटी को झेलने पड़े थे। यदि हम देखें तो इथिकल डिस्कशंस क्यों होने चाहिए, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, अन्य साइंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी हैं। तो हम उनका जब जनरल कॉन्टेक्स्ट में यूज करने जाते हैं तो हमें उनका जो हमारा सिविलाइजेशन है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स के पैरेलल ही यूज करना चाहिए। तो इस आधार पे जो इथिकल डिस्कशंस होंगे वही हमें एक सही रास्ते पे रख पाते हैं। साइंटिफिक प्रोग्रेस जो हुआ है वो 20th सेंचुरी में काफी तेजी से हुआ है। साइंटिफिक प्रोग्रेस हमेशा डिमांड करता है एक क्रिटिकल माइंड जो प्रेजुडिस से फ्री हो और नए तरीके से सोचने की कला हो उस माइंड में, और जो रिलीजियस और रूढ़िवादी जो विचारधारा है उससे अलग होकर के सोचे, जो स्टैटिक ना हो, डायनेमिक हो। इस आधार पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस 1999 में बुलाया गया, जो यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस ने बुलाया। उन्होंने जो साइंटिफिक एजेंडा तैयार किया उसमें फ्रेमवर्क फॉर एक्शन था, जो चैप्टर 3.2 में था। उसमें उन्होंने इथिकल इश्यूज से रिलेटेड फ्रेमवर्क फॉर एक्शंस बताए। उसमें उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स के बीच पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण किया जाए ताकि उस एटीट्यूड के साथ वो इथिकल डिलेमा जो उनके प्रोफेशनलिज्म में बाधा बनेगा उसके प्रति वो रिफ्लेक्ट करें, वो अलर्ट हों और उनमें अवेयरनेस बढ़े। इसी तरीके से रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने बताया कि स्पेशल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किए जाए ताकि इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स के द्वारा क्या इथिक्स है, क्या इम्पैक्ट है साइंस का, उसको समझा जा सके। इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी को ये निर्देश दिया गया कि साइंटिफिक कम्युनिटी में डिबेट्स हों, पब्लिक डोमेन में भी डिबेट्स हों। इसी तरीके से साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस से ये डिमांड किया गया कि वे इथिकल नॉर्म्स के पैरेलल कार्य करें और साइंटिस्ट को इथिक्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस पर रिफ्लेक्ट करने की आज़ादी दें। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डिबेट्स, पब्लिक डिबेट्स को पूरा कराने के लिए, इथिक्स रिलेटेड डिलेमा से बचने के लिए, रिसर्चेज कराने के लिए फोकस्ड किया गया। गवर्नमेंट को यह निर्देशित किया गया कि वो ऐसे मैकेनिज्म तैयार करें जिससे कि साइंटिफिक नॉलेज और इसके एप्लीकेशन से जुड़े इथिकल इश्यूज को सॉर्ट आउट कराया जा सके। इस तरीके से जितने भी यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स थे उनको निर्देशित किया गया कि वो इंटरनेशनल बायो एथिक्स कमिटी और वर्ल्ड कमीशन ऑन एथिक्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी को मजबूत करने में विभिन्न एक्टिविटीज कराएं और सहयोग करें। अभी तक हमने ये जाना कि इथिक्स किस प्रकार वैल्यूज पर रिलाई करते हैं। इसका मतलब यदि हम
पॉजिटिव वैल्यूज अपने लर्नर्स के बीच में इनकलकेट कर दें तो हमें एक पॉजिटिव एथिक्स मिल सकता है जिस पर हमारा सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकता है साइंस और टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के साथ ही साथ। यदि हम पॉजिटिव वैल्यूज के साथ सही इथिक्स का चुनाव कर लेते हैं तो यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को हमेशा प्रोग्रेस करता है। जबकि हम बिना किसी इथिक्स के, बिना किसी मोरल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस करते जाते हैं बिना किसी पॉजिटिव वैल्यूज के, तो यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए हमें अपने स्टूडेंट्स के बीच इथिक्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके प्रति अवेयरनेस को बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उसके लिए हमको उनमें कुछ मोरल वैल्यूज इनकलकेट करने होते हैं। तब हमारे पास प्रश्न है कि साइंस टीचिंग लर्निंग के द्वारा हम इन वैल्यूज को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, हम कैसे इन पॉजिटिव वैल्यूज को अपने लर्नर्स को सिखा सकते हैं। इथिक्स के डेवलपमेंट के लिए, इथिकल इश्यूज पर सोचने के लिए बच्चों में जो अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए जो बेसिक मोरल वैल्यूज बच्चों में इनकलकेट करने होते हैं, उसके लिए हम किस प्रकार से जो कंटेंट्स ऑफ साइंस को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान पढ़ाते हैं, उस समय या वो सारी एक्टिविटीज जो हम साइंस करिकुलम में एक्सेप्ट करते हैं, उन कंटेंट्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लेने के लिए उनमें से कुछ मोरल वैल्यूज पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि पेशेंस। यदि आप बच्चों को साइंस कंटेंट के माध्यम से समझाना चाहते हैं तो हम एनालॉजी के सहारा ले सकते हैं। जैसे हम उनको अनुभव करा सकते हैं कि जब तुम किसी स्लिपरी मड से गुजरते हो तो तुम्हें फ्रिक्शन नहीं मिलता है, और हम फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट वहाँ पर डील करते हैं क्लास में, वो हमारा कंटेंट है सिलेबस का। और उसी दौरान हम बच्चों को पेशेंस का अनुभूति देते हैं और हम बताते हैं इस प्रकार से कि जीवन में पेशेंस किस प्रकार से गेन करना चाहिए, उससे हमें सावधान रहना चाहिए। किसी भी जीवन से जुड़ी हुई जो भी विकट परिस्थिति आता है उससे हमें कैसे सामना करना चाहिए। उसी प्रकार से जब हम कोई लैब एक्टिविटी कराते हैं बच्चों से, तो उस समय हमें जो केमिकल्स का जो क्वांटिटी मिक्सअप करना होता है, उस दौरान भी हम उनसे पेशेंस रखने के लिए कहते हैं। और वही फिर हम बाद में भी समझाते हैं बच्चों को कि उसको किस प्रकार से अपने पर्सनालिटी में आप इनकलकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से परसेवरेंस तभी हम बच्चों को सिखा पाते हैं जब हम उनको वैसे टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी से गुजारते हैं जहां उन्हें बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। इसके लिए हम उनको या तो कह सकते हैं कि कोई एक साइंस के कंटेंट को हम कह सकते हैं कि तुम डिफरेंट बुक्स में इसके बारे में क्या लिखे गए हैं वो तुम ढूंढ के लाओ। जैसे कि फ्रिक्शन का डिफिनीशन है और आप फ्रिक्शनल फोर्स का डिफिनीशंस हम कुछ उनको रेफरेंस बुक्स बता सकते हैं कि उन सारे बुक्स में क्या क्या इसके बारे में लिखे हैं, वो सेंटेंसेज आप कोट करके लाओ। तो बच्चे इस प्रकार से एक नॉलेज को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट मीडियम्स का सहारा लेते हैं और बार बार प्रयत्न करते हैं उनसे सीखने के लिए, तो हम उसको परसेवरेंस में ले सकते हैं। ये मोरल वैल्यू उनके अंडर में आ जाता है। इसी तरीके से जब हम किसी एक्सपेरिमेंट में
कोई साइंस एक्सपेरिमेंट बच्चे से कराते हैं, वो बार बार फेल करता है और बार बार हम उसे इनकरेज करते हैं कि बार बार तुम उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करो, और जब वो सफल हो जाता है तो उसके पर्सनालिटी में धीरे धीरे यह वैल्यू आते जाता है। इसी प्रकार से कोऑपरेशन, जब मान लीजिए हम बच्चों को स्कूल में बारिश के दिनों में मड गेम में भाग लेने के लिए कहते हैं, खेल के मैदान में घास पर दौड़ने के लिए कहते हैं, और उस दौरान कोई फुटबॉल से खेल रहा है, तो इन सारे एक्टिविटीज में हम यदि कोई गेम क्रिएट करते हैं और उसके माध्यम से फ्रिक्शन सिखाते हैं और उसमें बच्चों को कहते हैं कि आप भाग लीजिए और एक दूसरे को इस कॉन्सेप्ट के बारे में, कब घास पर किस तरीके से हमने फुटबॉल को हिट किया और क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर किसी साइंस लैब में हम कार्य कर रहे हैं और बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं किसी मकसद तक पहुंचने में, अपने रिजल्ट के फाइंडिंग में, या फिर हम कुछ ऐसी एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी बच्चों को दिए हैं, 2-2 बच्चों का ग्रुप एक्टिविटी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे होते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, उस साइंस प्रोजेक्ट वर्क उस पर कुछ बच्चे कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से कोऑपरेशन की भावना बच्चों में बढ़ाया जा सकता है कि वो मिलजुल कर किस प्रकार जीवन में किसी समस्या का हल कर सकते हैं, वो कुछ ढूंढ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि ऑनेस्टी हम बच्चों में कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो हम उनको होमवर्क देते हैं, तो हम उनको प्रयत्न करेंगे कि वो अपना होमवर्क जो है वो खुद से लिखें और अपना हैंड राइटिंग किस तरीके से सुधारते हैं, वो प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके लाते हैं तो उसमें ऑनेस्टी बरतते हैं कि नहीं, कि वो दूसरे फ्रेंड से टू कॉपी करते हैं, इसका भी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। जब वो एक्सपेरिमेंटल डाटा जमा करते हैं तो उनका एक्सपेरिमेंटल डाटा सही है कि नहीं, इस तरीके से रिसर्च इथिक्स को बढ़ाया जा सकता है, पॉजिटिव इथिक्स में डाला जा सकता है कि आप अपना कार्य स्वयं करो और वही किसी भी प्रोजेक्ट के रूप में या एक्सपेरिमेंटल डाटा के रूप में उसको सबमिट करें। इसी प्रकार से इंटीग्रिटी, जब हम स्टूडेंट्स को उनके अंदर में जो नॉलेज है उसको कहते हैं कि आप इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए ताकि हर कोई उस पर भरोसा कर सके। अगर आपको कभी भी लगता है कि स्टूडेंट्स कैसे है, तो जैसे कि हम बच्चों को कह सकते हैं कि वो कुछ प्रोजेक्ट इस तरीके का बनाएं जो कि क्लास में फ्लैश कार्ड के थ्रू दिखाया जा सकता है, और उसमें बच्चे देख पाएंगे कि आपके अंदर कितना नॉलेज है किसी खास कंटेंट से रिलेटेड। उसी तरीके से किसी बच्चे को बोर्ड पर बोलेंगे आकर के कि आप आज क्लास में किसी टॉपिक को डील कीजिए, किसी बच्चे को कहेंगे कि आप अपना आर्ट वर्क दिखाइए, और उससे दूसरे बच्चों को विश्वास होगा कि आपके अंदर में क्या क्षमता है, और वो आप पे यदि रिलाइड करते हैं तो इंटीग्रिटी बच्चों में बढ़ते जाता है। इस प्रकार से इसी तरीके से कंसर्न फॉर लाइफ, यदि हम जीवन कैसे जिए इस तरीके को समझाना चाहे बच्चों से, तो इसके लिए हम जैसे कंटेंट के माध्यम से सिखाना चाहते हैं तो हम एनालॉजी के रूप में हम सॉलिड स्टेट, यदि बच्चों को बॉन्डिंग सिखा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग सिखा रहे हैं, या फिर सॉलिड स्टेट में हम बॉन्डिंग के द्वारा किसी सॉलिड का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको दिखा करके आपस में एक रहना, एकता से रहना, यूनिटी को शो कर सकते हैं, और उससे दिखा सकते हैं कि आपका सोशल स्ट्रक्चर कितना मजबूत हो सकता है। उसी तरीके से हम बच्चों को ले जा करके कम्युनिटी के साथ मिला सकते हैं और साइंस के किसी हेल्थ हाइजीन जैसे इशू पर डिबेट में और डिस्कशन में उनको पार्टिसिपेट करा सकते हैं, जिससे कि कंसर्न फॉर लाइफ जो है वो वैल्यू उन इनकलकेट कर जाता है। इसी तरीके से प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, इसके लिए हम बच्चों को इन्वायरमेंट का, प्रकृति का जो आनंद है उससे जोड़ सकते हैं। हम ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग के थ्रू बच्चों को प्रकृति के बीच जाकर किसी नॉलेज को ढूंढने के लिए कह सकते हैं, उनको प्रकृति के बीच में ले जाकर के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी हिस्सा दिला सकते हैं। उसी तरीके से उनको प्लांटेशन के लिए कह सकते हैं।
वो प्लास्टिक के खतरनाक जो गुण हैं उसको समझाते हुए, एनवायरनमेंट के लिए वो कितना हानिकारक है ये समझाते हुए बच्चों को साफ सफाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का जो है वैल्यू भी हम बच्चों में दे सकते हैं। इस प्रकार से हम एक माइंड मैप के जरिए ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन सारे वैल्यूज को इनकलकेट कराने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी भी अपनाना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम जानते हैं। इस माइंड मैप में आप देख सकते हैं कि हमारा सेंट्रल टॉपिक जो है वो है वैल्यूज डेवलप्ड बाय टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। तो हमारे जो वैल्यूज हैं वो पेशेंस है, परसेवरेंस है, कोऑपरेशन है, ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, कंसर्न फॉर लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हमने अभी देखा कि हम लोग किस तरीके से विभिन्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के थ्रू इन सारे वैल्यूज को बच्चों में इनकलकेट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं कि वो कौन से स्ट्रेटजीज हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, जैसे कि अरेंज एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स, ड्राइंग एनालॉजीज फ्रॉम कंटेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस। हम जब साइंस के कंटेंट पढ़ा रहे हैं, डील कर रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो हम जो डेली लाइफ से जुड़े हुए एनालॉजीज हैं उसका सहारा ले सकते हैं, जैसे फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ लाइफ। जैसे कि मान लीजिए कि करंट का फ्लो है, उसमें रेजिस्टेंस किस तरीके से आता है, उसी तरीके से कोई इस तरीके के किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ये रेजिस्टेंस है आपके लाइफ में, वो आपके फ्लो में बाधा बनते हैं। इसीलिए एक दूसरे का कोऑपरेशन करना चाहिए आगे बढ़ने में। ऐसा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसी तरीके से नरेटिंग द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट्स। हम जानते हैं कि कोई भी बायोग्राफी हमें किसी के जीवन के कठिन अनुभवों से परिचित कराते हैं और उन अनुभवों के आधार पर हमें अपने जीवन में रास्ते का पता चलता है कि वो सही रास्ता कौन है जिससे कि हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो हमें जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हैं जिनका सफल जीवन रहा है साइंस के क्षेत्र में, उनकी बायोग्राफी से बच्चों को परिचित कराना चाहिए। एक टीचर खुद रोल मॉडल बन सकता है बच्चों के लिए यदि वो उन्हें डेमोक्रेटिक लाइफ के प्रति, उनके सोशल लाइफ के प्रति, उनके साइंटिफिक और मोरल वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए खुद वो लाइफ जीता है, खुद उसके विचारों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, पॉजिटिव एथिक्स, मोरल वैल्यूज और साइंटिफिक एटीट्यूड खुद यदि वो धारण करता है तो ये बच्चों तक ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब सोसाइटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करता है, उस दौरान इथिक्स जो है वो बताता है कि सही रास्ता क्या है। मोरल वैल्यू जो होते हैं वो बताते हैं कि सही रास्ता क्या है जिससे हम प्रोग्रेसिव बन सकते हैं और जो हमारे सिविलाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं उसके अनुरूप अपने जीवन को जी सकते हैं। और हम लोग अपने साइंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस प्रकार से कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करके इन सारे मोरल वैल्यूज को अपने नेक्स्ट जनरेशन तक, अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं, उनको अवेयर बना सकते हैं इन मोरल वैल्यूज के प्रति, और इससे उनका जो जीवन होगा वो सुखद होगा। धन्यवाद।